नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। सीरिया में तख्ता पलट को लेकर बात करते हैं। 13 साल बीत चुके हैं भीषण युद्ध में। न जाने कितनी जानें सीरिया में जा चुकी हैं। बड़ी बड़ी संपत्तियां बर्बाद हो गई और अब सीरिया में विद्रोही समूह ने राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा जमा लिया है। विद्रोही समूह अल नुसरा फ्रंट ने देश को आजाद घोषित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बशर अल असद भाग गए हैं देश छोड़कर। सीरिया में चल रहे इस माहौल को लेकर कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अब सीरिया के हालातों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा, सीरिया के लिए अब यह सुनिश्चित करना सबसे जरूरी बात है कि वहां पर एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो। देश को अब अपनी स्थिरता बहाल करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सीरिया की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बीते रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मिले। तो वहीं अब इजराइल की अगर बात कर ली जाए तो वह स्थिति को अलग नजरिए से देख रहा है। इजराइल का यह कहना मानना है कि सीरिया में ज्यादातर इलाके अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े संगठनों के कंट्रोल में है। अब इजरायली सेना ने अब गोलन हाइट्स को लेकर अगर बात करें तो गोलन हाइट्स में अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बशर की सरकार गिरना एक ऐतिहासिक दिन है। तो वहीं रूसी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा की कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को में है। उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को शनिवार को विद्रोहियों के दमिश्क में घुसने के बाद सीरिया छोड़कर मजबूरन भागना पड़ा। तो इस समय सीरिया में हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हैं। तख्ता पलट को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब चर्चा का विषय बन चुका है, चर्चा लाजमी। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरीके से आप देखते हैं सीरिया में जो देखने को मिला, आपको लगता है कि अफगानिस्तान से मेल खाती हुई घटना पूरा सीरिया में देखने को मिली है? क्योंकि अफगानिस्तान में भी तालिबानी आतंकी संगठनों का कब्जा हुआ, तख्ता पलट हुआ। अब ऐसे ही सीरिया में भी अब बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, बाय एंड लार्ज जो अफगानिस्तान की हालत थी और जहां जिस तरह से वहां पे तालिबान ने ओवरनाइट अपना कब्जा ले लिया था जी, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी स्थिति है। लेकिन जो बेसिक कॉज है, जो पैरामीटर्स हैं, वो काफी अलग हैं। देखिए, यहाँ पे सीरिया में जो चीजें हुई हैं, यहाँ पे मल्टीनेशनल जो जो एक फोर्स हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तरफ यूएसए है, एक तरफ रशिया था, कुछ यूरोपियन देश भी इसमें शामिल हैं। जब शुरू में जब हालत जब बहाल हुई थी, जबकि यहाँ की तेल जो है वो काफी प्रेशियस थी, तो एक वो समय था कि जब यूरोपियन नेशंस उनकी भी आंखें थी, अमेरिका की आंखें थी, बाद में फिर रूस को भी इसमें आना पड़ा था। और सबसे बड़ी जो चीज थी यहाँ की, जो पावर गेम है, पावर गेम बशर अल असद के जो आर्मी थे उनका तो था ही, लेकिन वो आर्मी छोड़ के जो लोगों ने अलग एक रेबल कैंप बनाया था, जिसमें हिजबुल्लाह का भी सहयोग था, ईरान के आर्मी का भी सहयोग था, और वहां पे जो रूसी बेस हैं सीरिया में, उनकी भी शक्तियां काम कर रही थी। रूसियों ने काफी सारे एयर स्ट्राइक किए थे उस समय में। मैं 2012, 13, 14, 15 की बात कर रहा हूं। तो वो स्थिति एक अलग थी, जबकि धीरे धीरे बाद में कहते हैं ना, डस्ट गॉट सेटल्ड। तो धीरे धीरे जब ये डस्ट सेटल हुआ, तो अभी फिलहाल पिछले 5-6 साल में देख लीजिए, स्थिति काफी नियंत्रण में थी। जबकि ये इसराइल और ये हिजबुल्लाह के जब वार शुरू हुआ है, इसमें ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह की बहुत क्षति हुई है, जिसके बाद कि ईरान अपने हिजबुल्लाह के जो कैडर थे सीरिया में, वहां से उनको जो रीलोकेट किया लेबनान में, तो सीरिया में एक पावर वैक्यूम जो है उस तरह से क्रिएट होने लगा। और तब जितने अपोजिशन लेड जिहादी फोर्सेस थे, इन सबों ने एक साथ अपने इडलिब से प्रहार शुरू किया। उसके ऑलरेडी कुछ कैडर जो थे वो एलेपो में थे, हमा में थे, और उन्होंने उसके साथ में मिलके एकदम ओवरनाइट, जैसे कहते हैं ना, ओवररन,
वो जी। कर दिया, और वहां के जो खुद के लोकल कैडर थे उन्होंने वहां की सत्ता अपने हाथ में ले ली, और जो हिजबुल्लाह जो वहां जहां पे थे वो वहीं पे रह गए, या उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म बदल के अपने सिविल पहन ली। और जहां तक ये अपोजिशन लेड फ्रंट का सवाल था, इन्होंने ओवररन करते हुए दमिश्क में आए। तब तक दमिश्क की हालत काफी खराब थी। बशर ठीक है। अल असद जो थे वो वहां से जाने के लिए उनको हुक्म मिल चुका था कि आप वहां से निकल जाइए, और ऐसे रशिया पहुंच जाए। तो उनको एक एयरक्राफ्ट लेके वहां से होम्स आया, फिर होम्स से दूसरी एयरक्राफ्ट से वो रशिया मॉस्को गए। तो ये पावर वैक्यूम में जो पावर ट्रांसफर था काफी आसानी से हुई, एक भी गोली नहीं चली। बशर अल असद ने पीसफुली अपना जो घर था वो छोड़ दिया। घर की लूटपाट ठीक हो है। गई, वहां पे लूटपाट हो गई, और बिल्कुल। जिहादी गतिविधियां जो हैं वो वहां पे चल रही है। और आज के बाद मैं सिर्फ और 10 सेकंड लेता हूं, आज के बाद सीरिया जो है वो काफी अनस्टेबल है, और बिल्कुल। आने वाले दिनों में भी अनस्टेबल रहेगा। बिल्कुल। अब आने वाले समय में सीरिया तो अनस्टेबल रहेगा यूके देवनाथ साहब, लेकिन अभी फिलहाल तमाम देशों की तरफ से, तमाम राजनीतिक नेताओं की तरफ से अब ये नसीहत लगातार दी जा रही है सीरिया को कि सीरिया को अभी स्थिर होने की जरूरत है। ये एक दौर शुरू हो चुका है जब सीरिया नए फेज में एंटर कर रहा है। लेकिन इस समय अगर वाकई सचमुच में किसी के दांतों तले जीभ दबी है तो सिविलियंस जो कि सीरिया में मौजूद हैं, आने वाले समय में क्या मायने उनके लिए देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सीरिया में विद्रोही गुट का कब्जा देखने को मिला है? जी हाँ, सीरिया में इस विद्रोही गुट के कब्जे के बाद सबसे बड़ी चिंता अभी ये है कि सीरिया की आम जो अवाम है, बिल्कुल। उनका क्या होगा? जी। बशर अल असद जा चुके हैं, शायद मॉस्को के आसपास कहीं पे सेटल हो जाएंगे भविष्य में। लेकिन सीरिया की जो आम अवाम है, वो बहुत ही चिंतित है, बहुत ही परेशान है। वो बिल्कुल। ऐसे भी पिछले 12 साल, 14 साल से गृह युद्ध का सामना कर रहे थे। हाँ। सीरिया में दिक्कत ये है कि सीरिया जो है एक ऐसा देश है जिसमें कि बहु संप्रदाय के लोग रहते हैं, और बिल्कुल। आपस में शुरुआती दिनों से, सैकड़ों साल से वो आपस में छुटमुट लड़ाई करते रहे हैं। वहां की दिक्कत ये है कि समझिए उनके अवाम का करीबन 80% लोग समझिए सुन्नी सेक्ट से हैं। जी। करीबन 14% या 16% लोग जो हैं शिया हैं, और करीबन 3% या 4% लोग जो हैं वो अल्वामी सेक्ट से हैं, जिससे कि बशर अल असद बिलोंग करते थे। जी। तो अब क्या है कि जब एसटीएस के इन लड़ाकों ने या आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है दमिश्क में सरकार जी। पर, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगले 2-3 दिन में क्या वहां पर एक एसटीएस के लोग या फ्री सीरियन आर्मी या बाकी जो गुट इनके साथ हैं, क्या वो एक आतंकवादी दमन चक्र चलाएंगे, बदले की भावना बिल्कुल। से काम करेंगे? बिल्कुल। क्या वो सीरिया की आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जवान थे, उनके फैमिलीज पर, उनके घरों पर हमला करेंगे, उनको यातनाएं देंगे? ऐसे ही क्या सीरियन पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, हाँ। उनके फैमिलीज को क्या बदले की भावना से जी। प्रताड़ित किया जाएगा? इसी तरह से क्या सीरियन की जो उनके सरकार में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, या सीरिया की सरकार में जो पॉलिटिशियंस थे, क्या उनको और उनके परिवारों को यातनाएं दी जाएंगी? अ, कई बार तो देखा है कि माइनॉरिटीज को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, ओपोनेंट ग्रुप को यही बहुत बानगी तो बुरी तरह से। बांग्लादेश में भी अभी देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैं वो नाम ले ही लेता हूँ, आपने सही किया। बिल्कुल। तो ऐसा ही हमने कई देशों में देखा था, जहाँ पे भी तख्ता पलट हुआ, खास तौर से ऐसे देशों में जहाँ पर धर्म के नाम पर या जात पात के नाम पर बहुत ज्यादा बिल्कुल। मनमुटाव होता है, या लोग धर्म के नाम पर या सेक्ट के नाम पर या ट्राइब के नाम पर राज करते हैं। तो अब मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि इस तरह की मारकाट के ऊपर, क्योंकि इनको ये पूरी तरह से अमेरिका ने स्पॉन्सर किया है, पूरी तरह से तुर्की ने इनको सपोर्ट किया है, तो मैं आशा करता हूं कि अमेरिका और तुर्की मिलकर इनके ऊपर इस तरह का एक कंट्रोल या कहें बिल्कुल। डिसिप्लिन यूके एनफोर्स देवनाथ जी, कर अमेरिका ने पाएंगे। तो खुद को जी। बड़ी चालाकी के साथ विड्रॉल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब आने वाले समय में राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे, कहते नजर आए कि सीरिया में जो चल रहा है वो चलने दें। क्या तर्क संगत है ये बयान? क्या देखिए, अमेरिका बहुत ही चतुर देश है। हाँ। अगर मैं एक खराब शब्द का इस्तेमाल करता हूं, थोड़ा नेगेटिव शब्द है, अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है? वो है कि पूरे मिडिल ईस्ट पर
या हम लोग बोलते हैं पश्चिम एशिया पर उसका ही प्रभुत्व रहे, उसी का इन्फ्लुएंस रहे। अब हाँ। पूरे मिडिल ईस्ट में जुमा जुमा जब से सोवियत यूनियन टूटा 1992 में, सारे देश आस्ते आस्ते अमेरिका के साथ चले गए, अमेरिका के दोस्त बन गए, या उनके अंग्रेजी में एक शब्द है अंडरलिंग, यानी उन्हीं के भक्त बन गए। दो ही देश ऐसे थे मिडिल ईस्ट में या पश्चिम एशिया में जो कि अभी तक अमेरिका के बेड़े में समाये नहीं थे। एक तो ईरान, अमेरिका ईरान को अब बहुत जल्दी ही सेट कर देगा। दूसरा देश जो अमेरिका के काबू में नहीं आया था पश्चिम एशिया में, वो है या था वो था सीरिया, जहां बशर अल असद मजबूती से रूस के साथ खड़े हुए थे, ईरान के साथ खड़े हुए थे। तो अब अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, देखिए ये अमेरिका का स्टेटमेंट देना कि वो न्यूट्रल है, उनको पता कोई लेना, CIA जो है और उनके जो अलग अलग मर्सनरी ग्रुप हैं और US आर्मी के जो स्पेशल कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो इराक में 2011 से काम कर रहे हैं। आज भी अमेरिकन आर्मी के 900 स्पेशल कमांडो फोर्स, जहां पर इराक का बॉर्डर है, जॉर्डन ट्राई जंक्शन बोलते हैं, 3 देशों की सीमा मिलती है, इराक की सीमा मिलती है, जॉर्डन की सीमा मिलती है और सीरिया की सीमा मिलती है। वहां पर 10, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर तक अमेरिका का दबदबा है, उनका स्पेशल फोर्सेस के 900 कमांडो तैनात हैं 2011 से। तो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि सीरिया को अपने फोल्ड में लाना है, चाहे उसके लिए कहते हैं ना भस्मासुर, चाहे अमेरिका को उसके लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल करना पड़े या किसी भी तरह के चोर डाकुओं का इस्तेमाल करना पड़े। अमेरिका ने दुनिया में कई जगह यह खेल खेला है कि जहां पे भी अमेरिका को कोई सरकार पसंद नहीं आती, वो उसको गिराना चाहते हैं और अपनी पसंद का इस्तेमाल करना, सरकार इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो कि एक अनस्टेबिलिटी पैदा करने का काम कर दें। बिल्कुल जी। तो अमेरिका जो है बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा कहना है एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, और क्योंकि मैं मानवता में यकीन करता हूं कि अमेरिका और तुर्की इन लोगों पर काबू रखेंगे कि अगले 2-3 दिन में कोई बदले की भावना से, रिवेंज की भावना से कोई मार काट या यातनाओं का दौर शुरू ना। बिल्कुल, ये भी देखने की बात है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने अपनी राय रखी, VN झा साहब, लेकिन अभी फिलहाल आपका क्या मानना है इसे लेकर? क्योंकि देखिए अभी फिलहाल सीरिया में हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हैं। इस समय दूसरे देशों के जितने भी प्रवासी वहां पर हैं, जो कि कामगार को लेकर वहां पर गए थे, अपने कामकाज को, रोजी रोटी को लेकर सीरिया थे, अब ऐसे में उनका वहां से निकलना बेहद ज्यादा एक सेंसिटिव टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिले तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। ऐसे में इंडियंस जो हैं, जो भारतीय हैं, उन्हें निकालने को लेकर कवायद सरकार की तरफ से। देखिए, भारत वहां पे एक्ट करेगा, लेकिन अभी फिलहाल कि ये उपयुक्त समय नहीं है। जो लोग जहां पे हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएं या वो घर के अंदर में रहें, क्योंकि आप देखिए जिहादियों पे यकीन नहीं कर सकते हैं। जो जिसने अभी ओवरटेक किया हुआ है जी, वो अल जुलानी के नेतृत्व वाला जो हयात तहरीर अल शाम है, ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पहले अलकायदा के पार्ट थी और उसके बाद वहां से अल नुसरा से अलग होके अभी इन्होंने अलग एक ग्रुप बनाई। लेकिन इनकी दूसरा सवाल उठता है कि आप किससे कटवाना चाहेंगे? आप CR से कटवाना चाहेंगे या लकड़ बग्घे से कटवाना चाहेंगे? ठीक है, आपको खुद खोजना पड़ेगा कि क्या इस जो ये सिचुएशन है कि सीरिया में, क्या इस ट्रबल्ड वाटर में आप कहीं पे अपना हाथ डालना चाहेंगे? मेरे ख्याल से भारत को अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट रखना चाहिए, क्योंकि जिहादियों पे आप किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं। जो यूक्रेन वाली बात थी, रशिया बात थी या यमन वाली बात थी, वहां पे सरकार काम कर रही थी। चाहे जो भी सरकार हो, उनसे भारत सरकार ने बात की थी, वहां पे लड़ाई में उन्होंने पॉज दिया था और फिर वहां से भारतीयों को निकाला था। यहाँ पे कोई सरकार नहीं है आज के दिन में। वो कल रात में अल जुलानी, मोहम्मद अल जुलानी जो थे, वो टीवी पे आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ की सरकार चली गई है, वहां की सरकार गिर गई है, अब यहाँ हमारा कब्जा है। और वो हमारा कौन है? हयात तहरीर अल शाम, इसके अलावे कुर्द के नेतृत्व वाली जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, एक नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स, नेशनल आर्मी है, वो है। इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये
स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं जिहादियों के वो हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है जिन्होंने कि सीरियन आर्मी छोड़ के अपनी एक ग्रुप बनाई थी, पैरेलल ग्रुप बनाई थी आर्मी की, वो बहुत छोटा सा मुट्ठी भर उसमें लोग हैं, उससे वो उसको ये जितने सारे जिहादी लोग हैं इसको वहां पे काम करने नहीं देंगे। तो अभी फिलहाल सिचुएशन काफी प्रॉब्लम वाली है। यहाँ तक कि इस्राइल जिसको खुश होना चाहिए था कि असद गिर गया, वो अभी अपनी हालत जो है गोलन हाइट में वो कोशिश करने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जिहादी गोलन हाइट में भी जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपने लिए एक कुशन एरिया एक बनाया हुआ है इसराइल ने। ठीक है। तो जो सिचुएशन है काफी फ्लूइड है। अभी यहीं पे मतलब सीरिया और लेबनान के बीच में जो लड़ाई है वो शुरू होगी। अभी हिजबुल्लाह के जो कैडर वहां पे सीरिया में हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी जिहादी हैं। अगर ये जो हयात तहरीर अल शाम इन्होंने अगर हमला किया तो वहां पे गृह युद्ध जो है वो भयंकर गृह युद्ध होगी, क्योंकि सीरिया में अलकायदा या सुन्नी लेग जो जिहादी फोर्सेस हैं वो है लेबनान में शिया लेग जिहादी फोर्सेस जो अब बात करते आ रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह है। तो ये इनकी आपस की जो सेक्टोरियल वॉर है ये यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति लेगी, ऐसा मेरा मन कहता है कि शायद यहाँ पे हालत जो है वो बहुत गंभीर होने वाली है यहाँ। लेकिन यूके देवनाथ जी अभी फिलहाल जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर्ड लगता है, आपने एक ये बात कही कि अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर्ड लगता है। एक तरफ अमेरिका इजराइल को लगातार सपोर्ट करता है ईरान के खिलाफ, जब ईरान के साथ आपसी तनातनी 13 दिन देखने को मिलता है, इजराइल को सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सीरिया में क्या विद्रोही समूह को अमेरिका की तरफ से सपोर्ट और आने वाले समय में इजराइल के साथ सीरिया के आपसी संबंधों को क्या मायने आप देंगे अगर अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर्ड ये लगता है? तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने ही इसको स्पॉन्सर किया है। अगर आप इन जिहादियों का इक्विपमेंट प्रोफाइल देखें, उन्होंने जिस तरह के अस्त्र शस्त्र गोला बारूद इस्तेमाल किए हैं 2011-2012 में, ये सब अमेरिकन इक्विपमेंट है। हाँ, शुरुआती दिनों में वहां पर अलकायदा और आईसिस थे जिसके विरुद्ध अमेरिका ने CIA और वेस्टर्न मर्सनरीज को भेजा था लड़ने के लिए, और जब उनके ऊपर काबू आ गया तो जैसे वो बाद में इवॉल्व हो गई अल नुसरा फ्रंट पर, उसी का जो मॉडिफिकेशन है करते 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 अमेरिकन समर्थित कुछ लोग थे, उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी बना ली, अब ये HTS बना लिया। अब HTS जो है एलोपो के आसपास, इदलिब के आसपास बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि इनके पास सब अमेरिकन इक्विपमेंट है। अगर आप इनकी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म के सारे अमेरिकन सप्लाई। ठीक है यूके देवनाथ साहब, एक बड़ा सवाल अब इसमें ये उठता है कि अगर अमेरिका की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है, जो कि पूरा सीरिया में देखने को मिला, विद्रोही समूह ने उखाड़ फेंका बशर अल असद की हुकूमत को, और साथ ही मॉस्को में आपने जैसे कि अभी फिलहाल बताया, हमने भी दर्शकों को बताया कि मॉस्को के आसपास हो सकता है कि वो अब आगे शरण ले अपने भविष्य में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, तो क्या अमेरिका आने वाले समय में कोशिश कर सकता है कि यहाँ पर विद्रोही समूह और इजराइल के जो सॉफ्ट रिलेशन आने वाले समय में हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, देखिए, इसका साइड अमेरिका का जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, वो था बशर अल असद को हटाना। उसके लिए उन्होंने इन जिहादियों का इस्तेमाल कर लिया। अब ये जिहादी पावर में आ गए हैं, अमेरिका कोशिश करेगा कि ये जो जिहादी हैं ये एंटी इजराइल रुख को अख्तियार ना करे, ये जो है किसी भी तरह से इजराइल की तरफ अपना जो चक्षु है उसको ना फेरे। देखिए, ये आईसिस इसीलिए क्योंकि इनके और इजराइल के बीच में अभी तक का अगर अब पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 36 का आंकड़ा नजर आता है। जी हाँ, अब अमेरिका जो है, क्योंकि उसका जो बृहद ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो गया। अब अमेरिका का नेक्स्ट छोटा ऑब्जेक्टिव है कि इनको कंट्रोल में रखना, कि ये इजराइल की तरफ अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसको गोलन हाइट या इजराइल जो वहां एक बफर जोन बना रहा है उस पर ये HTS या फ्री सीरियन आर्मी या इनके जो दूसरे आतंकवादी ग्रुप हैं वो उस तरफ रुकना करें। मेरे ख्याल से अमेरिका और CIA, पेंटागन, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं
वो ये करने में कामयाब हो जाएंगी कि इनको दमस्कस में और एलेपो में ही बिजी रखें, एडमिनिस्ट्रेशन में बिजी रखें, ताकि ये अपने जो लड़ाके हैं या अपने जो आतंकवादी हैं उनको गोलन हाइट्स की तरफ या इजराइल जो बफर जोन बना रहा है उस तरफ ना लॉन्च कर पाए। जी ठीक है। अभी फिलहाल वीएन झा साहब, जैसा कि सुना आपने, यूके देवनाथ साहब ने कहा कि अब अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर, तो इसमें कोई दो मत दो राय नहीं। पिछले कुछ समय में घटनाक्रम जो पूरा देखने को मिला मध्य पूर्व में, उससे लगातार इशारा भी अमेरिका की तरफ होता है। लेकिन बात यहां पर रशिया और ईरान की करें तो सीरिया के पक्ष में तो लगातार रशिया बना हुआ था। अब ऐसे में ईरान ने, लगता है आपको कि थोड़ी देर कर दी अपनी सेना को सीरिया में उतारने के लिए, ताकि बशर अल असद की सरकार जो है, हुकूमत जो है, वो ना उखड़े। अब ऐसे में रशिया का जो रुख है, मॉस्को में बुला तो लिया है, शरण तो दे दिए, क्या इतना काफी है? सही समय पे अगर साथ दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल, अगर सही समय में साथ दिया होता तो। लेकिन मुश्किल ये है कि रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ यूक्रेन में जी, और यूक्रेन में अभी चूंकि वो नए वेपन्स आए हुए हैं यूएसए से, जो कि लॉन्ग दूर तक वो रशियन टेरिटरी पे आक्रमण कर सकते हैं, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वहां पे आए हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में रशिया जो है वो अलग सकते में है। दूसरी तरफ ईरान, उसके ऊपर में प्रेशर है, क्योंकि जो लेबनान में उसका हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा बेस था, उसके आर्म्स, एम्युनिशन, उसके कैडर वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ईरान के ऊपर में एक अलग से प्रेशर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और रशिया ने क्लियर शब्दों में बशर अल असद को बताया था कि हम अपनी सेना रीएंफोर्समेंट करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। और यही कारण था कि बशर अल असद ने अपने जो आर्मी है उनको शायद डायरेक्शन दिया होगा कि ये आपके ऊपर में है कि आप इन जिहादियों से लड़िए, या फिर उनको आप हथियार लेने दीजिए। और यही मुझे लगता है कि क्योंकि एक भी गोली नहीं चली है, तो इसका मतलब यह है कि आर्मी अपने बैरक में चली गई है और कुछ लोगों ने अपने यूनिफॉर्म बदल के वो अपने सिविल जो सिविलियंस हैं वहां पे मिल गए हैं। तो बशर अल असद को ये क्लियर इंडिकेशन दे गया था कि ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए या तो रूस या ईरान आपके साथ नहीं है, आप आगे सोच लीजिए। इसीलिए उन्होंने दमिश्क को छोड़ दिया था। दमिश्क छोड़ के पहले वो कहीं और जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी हवाई जहाज जो है वो होम्स की तरफ चली गई, जहाँ के रशिया का देश है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आगे के दिन में जो होना है, रशिया का वहां पे दो मेजर बेस है, एक एयरफोर्स बेस है और एक नेवल बेस है। जिहादी उसके ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो ओवरनाइट वहां पे विकेट नहीं कर सकता है। और रशिया का वहां पे इंटरेस्ट है, नेवल बेस जो है वहां पे उसका इंटरेस्ट है, तो वो ऐसे नहीं चला जाएगा। ये जो वॉर है ये कुछ और एक रुख लेगा आने वाले दिनों में, ये काफी संभावना इसकी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरोपियन देश जो है, जैसे फ्रांस हुआ, यूके हुआ, इनकी आंखें सीरिया के ऊपर में एक आधिपत्य जमाने की है। लेकिन जब तक ये जिहादी यहाँ पे हैं, चाहे वो हयात हो चाहे और कोई हो, ये उनको आने नहीं देंगे। तो वहां से भी अब पॉलिटिक्स जो है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब ऐसे में देखने की बात ये होगी कि वहां पर जो सिविलियंस हैं उनके प्रति अब इस नई हुकूमत का क्या रुख रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनतंत्र टीवी को अपना कीमती समय दिया। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि अब ऐसे में बशर अल असद तो रशिया में चले गए शरण लेने के लिए, लेकिन वाकई में जिसके दांतों तले जीभ इस समय दबी हुई है वो है सीरिया की सिविलियंस, सीरिया की जनता। अब जिस पे अब क्या आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति देखने को मिली, जिस तरीके से अत्याचार माइनॉरिटी पर बांग्लादेश में, क्या वही सिचुएशन, वही कंडीशन क्या सीरिया में भी देखने को मिलेगी, ये भविष्य के घर में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।